सो क्लास आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना, थर्माइट रिएक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कैसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो अपने सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंस रहती हैं, तो हम उनका रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, फिर उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी रिडक्शन होती है और वो मेटल बना देते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोगों को याद है तो। याद है? हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तक पढ़ा था। क्या हमने ऑक्साइड को कन्वर्ट करा था? कर दिया था। हाँ, बस फिर वो सब पढ़ चुके हैं। जिनको याद नहीं आ रहा वो एक बार जरूर प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लो। अब देखो बोर्ड पर। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? आयरन अपने ऑक्साइड में प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड हमने लिया, साथ में हमने एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देगा, Al2O3, और आयरन अलग हो गया। ये आयरन के साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है और आयरन इसलिए पिघला हुआ होता है, मोल्टन। वैसे आयरन अपने ऑक्साइड में प्रेजेंट नहीं होता बेटा, आयरन हमेशा सल्फाइड में प्रेजेंट होता है। आयरन Fe2S3 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो आयरन की पहले करनी पड़ती है हमें रोस्टिंग, नहीं रोस्टिंग से आयरन कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में। याद करो, बढ़ाया था पिछली क्लास में ऑक्साइड में। फिर ऑक्साइड को ट्रीटमेंट करने के लिए आप या तो एल्यूमिनियम लो या कार्बन लो, आपकी मर्जी है। एल्यूमिनियम और कार्बन का मेन मकसद होता है किसको लेके बाहर निकल जाना, ऑक्सीजन को, और आपका मेटल अलग हो गया। ये रिएक्शन अलग से क्यों लिखवाई है? क्योंकि ये रिएक्शन का नाम है एल्यूमिनोथेरेपी। एल्यूमिनोथेरेपी, या फिर इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। ये रिएक्शन ना यूज होती है जैसे रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक कहीं से, जैसे ये ट्रैक टूट गया, ये ट्रैक कहीं से टूट गया, तो यहां पर हम वो पिघला हुआ आयरन डाल देते हैं, ये वाला। तो मोल्टन आयरन यूज होता है जहां पर हमें आयरन की फिलिंग करनी होती है। और क्योंकि ये रिएक्शन में जो मोल्टन आयरन है वो बहुत ही हम लोग को इजीली मिल रहा है, वरना आप लोग को पता ही है आयरन को पिघलाना इतना आसान नहीं है। आयरन का टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 5000 समथिंग, तो 5000 डिग्री सेल्सियस अचीव करना बहुत टाइम लगेगा। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। जहां मैंने लाइन छोड़ने के लिए बोला था वहां ये रिएक्शन नोट करना है बाद में, और उसके नीचे लाइन लिखनी है। अब पहले एक बार ध्यान से देखो सभी, बात करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। बेटा लेस रिएक्टिव मेटल्स या तो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है या सल्फाइड में। जैसे Hg मरकरी, Hg2S सल्फाइड में है, तो परेशान मत हो, सल्फाइड है ना, हम इसकी रोस्टिंग कर दें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करो। बेटा SO2 गैस बाहर और Hg अलग हो गया। 2Hg डायरेक्टली अलग नहीं होता बेटा, 2HgO। पहले सल्फाइड से बनाते हैं ऑक्साइड, फिर ऑक्साइड बनने के बाद आपको टेंशन नहीं लेनी। मैंने बोला है अगर ऑक्साइड बन जाए तो या तो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करो या कार्बन से। इसकी कार्बन से रिएक्शन होना काफी आसान है। 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, 2CO बाहर और 2Hg अलग हो गया, हमें मिल गया Hg। तो अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल है या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी या सल्फाइड में। अगर सल्फाइड में है तो हमारा पहला काम है वहां से सल्फर हटाना। सल्फर हटा के क्या लगाना? ऑक्सीजन लगाना। फिर ऑक्सीजन लगते ही आप कार्बन से रिएक्शन कर लेना, कार्बन वहां से ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, आपकी मेटल मिल गई। एक और रिएक्शन करा रही हूँ, उसके मैं यहाँ लिख रही हूँ, आ रहा है सेक्शन कवर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 2 है इसका, Cu2S कॉपर सल्फाइड फॉर्म में है। बेटा ये फिर से रिएक्शन होगा,
और SO2 CU2O नहीं लिखो, 2CuO। मेरे 2 आगे क्यों लगा दिए? क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, 2 सल्फर को मिलेंगी, 2 आगे लगाने का मकसद है ऑक्सीजन भी डबल है, आगे 2 लगाओ। कॉपर भी डबल है, ऑक्सीजन भी डबल है। अभी जल्दी से बताओ ऑक्सीजन कैसे हटाएं, किससे रिएक्शन करें? कार्बन से। गुड। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही कार्बन ले लो। ये है रोस्टिंग, इसे कहते हैं रिडक्शन। कार्बन से रिएक्शन कराने को क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन। तो कार्बन 2CO अलग हो गया और Cu हमारा मेटल हमें अलग मिल गया। अब आप इसको यूज करो आराम से वायर बनाने में या किसी भी और चीज को बनाने में, या फिर समझ में आया? लेस रिएक्टिव मेटल किन फॉर्म्स में होती है? सल्फाइड, ऑक्साइड में होगी तो डायरेक्ट कार्बन से रिएक्शन कर देना, और अगर सल्फाइड की फॉर्म में होगी तो पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। पॉज करो, नोट करो बेटा, ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। प्रोसेस बहुत ध्यान से सीखना, पक्का आता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया था याद करो। अभी रिएक्शन कॉपर सल्फाइड था, ऑक्सीजन से आपने रिएक्शन कराई, आपको कॉपर ऑक्साइड मिला था, SO2 गैस बाहर निकल गई थी। फिर आपने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराई थी, कॉपर अलग हो गया था और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई थी। ये जो कॉपर मिला ना ये इम्प्योर है, मतलब ये जो कॉपर आपके सामने है इम्प्योरिटी है इसके अंदर, अभी भी गंदगी है, प्योर नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक बड़ी सी ये ब्लॉक बना लिया, ये इम्प्योर कॉपर का है जो हमें यहाँ से मिल रहा है। हमने बैटरी ली, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस इम्प्योर जो कॉपर की रॉड है इसका नाम है एनोड। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और एक तरफ हमने बिल्कुल बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ली है, बिल्कुल थिन, और ये है कैथोड, और ये बिल्कुल प्योर कॉपर है। दिस इज बिल्कुल 110% प्योर कॉपर एंड एनोड है इम्प्योर कॉपर। ये इम्प्योर कॉपर में से हमें कॉपर निकालना है। मैंने कॉपर का पूरा नहीं लिखा, सिंबल लिख दिया बस, स्पेस नहीं था। इतनी बात समझ आ रही है सबको? नीचे आपने जो एलिमेंट लिए उसी का ही सॉल्यूशन लेना है। तो हमने कॉपर लिया, तो कॉपर का ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टैंक में हमने ले लिया। इतनी कहानी सबको क्लियर? अब बड़े ध्यान से सुनना सभी। तो आपने सॉल्यूशन ले लिया, अब आपने करंट दिया। आपका काम आप कर क्या रहे हो? इलेक्ट्रोलिटिक, करंट से चीजें तोड़ रहे हो। इलेक्ट्रो यानी करंट दे रहे हो, लिटिक यानी चीजों को तोड़ रहे हो। आप जैसे ही करंट दोगे, इम्प्योर कॉपर है ना, रॉड जो बड़ी वाली है रॉड, वो टूट जाएगी। टूटते ही ना उसमें से कॉपर अलग और गंदगी सारी अलग हो जाएगी। और जो कॉपर अलग होगा ना, वही जो पतली वाली स्ट्रिप है ना प्योर, इसके आसपास चिपक जाएगी। कुछ ऐसा, ये स्ट्रिप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इस स्ट्रिप पे बड़ी हो जाएगी, कॉपर ही कॉपर चिपक जाएगा। ये होगा। तो ये मिरेकल हुआ कैसे, जरा समझाएं। इतना क्लियर है क्या हो रहा है कहानी सबको? चलो होगा कैसे, ध्यान से सुनेंगे सभी। देखो समझोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगी चीजें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। पढ़ा रहे हैं एनोड पे क्या होता है। ये एनोड है, यहां पर जो ये कॉपर है ना सॉलिड, ये कॉपर क्या होगा, ये कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर रहा है। यहाँ जो ये कॉपर है, बहुत सारा कॉपर है ना, बहुत सारा। देखिए कॉपर के साथ साथ तो कुछ गंदगी भी है। हाँ गंदगी भी है, लगा रही हूं मैं यहाँ पे। ये रेड समझ लो इम्प्योरिटी है। ये तुम्हारा कॉपर है, फिर इम्प्योरिटी, फिर कॉपर, ये है। तो हुआ क्या, ये रॉड थोड़ी सी टूटी, यहां से देख रहे हो टूट गई है। ये रॉड आपकी टूट गई है, रॉड टूट चुकी है।
रॉड टूटी, इम्प्योरिटी तो नीचे गिर गई, यहाँ पे इम्प्योरिटीज नीचे बिखर के गिर गई। और कॉपर ने क्या किया, जो कॉपर यहाँ पे था उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+। कॉपर 2+ आयन यहाँ नाच रहे आराम से, खुश हो गए, दे आर वेरी हैप्पी। बिंदी लगा दें, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर फ्लोटिंग, कि हम गंदगी से मुक्त हो चुके हैं। समझ में आ रही है आपको बात? दीदी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, वो भी तो निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले ऊपर, वो भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और खुश हो रहे, वाओ हमें मौका मिल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागने का। ये यहाँ आ रहे इलेक्ट्रॉन, ये जानते नहीं है इलेक्ट्रॉन्स कि जिनसे निकले वो हमें पकड़ने वाले हैं। और एक कॉपर 2+ ने नाचते नाचते ऊपर से अपने वाले इलेक्ट्रॉन देख लिया, अरे तुम तो हमसे ही निकले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? कॉपर 2+ यहाँ डांस करते हुए क्या सोच रहे हैं कि भाई हमसे निकल रहे हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं, ये गए यहाँ पे। और कैथोड पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, कैथोड पे क्या हुआ, जो कॉपर 2+ आपके यही वाले यहाँ नीचे ऐसे डांस कर रहे थे, इन्होंने क्या गेन करे, अब कौन से जो ऊपर इनके आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ गए 2 इलेक्ट्रॉन फटाफट से पकड़े, पकड़ते ही ये आयन से फिर से सॉलिड बन गए, और सॉलिड बनते ही यहाँ पे चिपक गए कॉपर। ये आ गया, और जैसे जैसे कॉपर यहाँ चिपकता जाएगा ये रॉड थिक और एनोड आपकी खत्म होती जाएगी, कैथोड थिक और एनोड फिनिश, खत्म। तो पूरी कहानी में यही ट्विस्ट था। हमने क्या करा, एक इम्प्योर ब्रिक लगाई, उसमें बहुत सारी गंदगी इम्प्योरिटी थी, पर कॉपर के बहुत सारे एटम्स थे, बहुत सारे आयन्स थे, और एक हमने प्योर लगाई, ठीक है। ये क्या हुआ, ब्रेक होनी शुरू हुई, ब्रेक होते होते कॉपर ने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, एनोड से, और कॉपर आयन कहाँ गिर रहे हैं, नीचे। दीदी आयन नीचे क्यों गिरे, क्योंकि आयन हमेशा फ्लोट करते हैं, जब तक ये सॉलिड नहीं है तब तक ये फ्लोट करते रहेंगे। ये फ्लोट करते करते ये कहाँ पहुंचे, इनको अपने इलेक्ट्रॉन दिखे, ये कैथोड के पास गए, तो पहले कॉपर से कॉपर आयन बना, और कॉपर आयन किसके पास गया, कैथोड के पास, वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जो इनसे निकलकर, और गेन करते क्या बन गए, कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड, और वापस स्टिक हो गए। कितने बच्चों को क्लियर हो गया पूरा स्टोरी, पक्का समझ आ गया तुम लोगों को? ये टफ था बट इट्स ऑल क्लियर। चलिए ये लाइन में लिख देती हूँ, एनोड गेट थिनर as reaction proceed and cathode get thicker। और ये जो गंदगी है ना, दिस इज एनोड मड, एनोड यही है तुम्हारा वो जो एनोड मड लास्ट में लिखवाया मैंने, कर लो नोट। सो क्लास हमें पढ़ना है कोरोजन। कोरोजन का मतलब पता है आप लोग जानते हैं क्या होता है कोरोजन? कोरोजन का हिंदी मीनिंग सबको पता है, जंग लगना। बच्चों जो मेटल्स है ना, मेटल्स उनकी सरफेस को खा जाता है कोरोजन, जंग जो है वो उनकी सरफेस को खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन है, ये इसकी अपर लेयर है। अगर दो चीजें होती हैं यहाँ, वाटर प्लस एयर, एयर का मेन मोटिव है ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए इसमें। ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल में कोरोजन कैसे होता है। कोरोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, कोरोजन एक रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कोरोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, पर ये अभी हायर में सिखाया जाएगा आपको। इतना ध्यान रखिए कभी भी वाटर और एयर की कांटेक्ट में आपका आयरन सरफेस आता है तो इसकी जो ये बहुत सारी लेयर्स हैं, एक एक करके लेयर खत्म होती है। सबसे पहले फर्स्ट लेयर खत्म हो गई और यहाँ पे पाउडर 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 जैसा आपको आयरन नजर आता है, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और हो सकता है पूरा आयरन ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाए। जंग इतना खतरनाक होता है। कोरोजन सिर्फ आयरन में ही नहीं होता बेटा, कॉपर, सिल्वर, ये सारी की सारी चीजें कोरोड होती है। कॉपर भी कोरोड होता है, सिल्वर भी कोरोड होता है, गोल्ड नहीं होता, गोल्ड में रस नहीं लगता, कभी भी जंग नहीं लगता गोल्ड में, एल्यूमिनियम में भी नहीं लगता। एल्यूमिनियम की तो एक और खास बात है, तो मैं एल्यूमिनियम के बारे में बताऊंगी बाद में। आयरन
कॉपर, सिल्वर, ये जनरली ये तीनों तो बहुत ज्यादा रस्ट नहीं कोरोजन में होता है। कॉपर की कोरोजन को कोरोजन ही बोलते हैं, सिल्वर की कोरोजन को कोरोजन ही बोलते हैं, पर आयरन की कोरोजन को अलग नाम दिया जाता है रस्टिंग। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। बेटा एक्स भी है, एक्स का मतलब है कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट ऑलरेडी मेरे को लगता है लिखवा दिया, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डालो प्रिवेंशन ऑफ रस्ट। देखो सभी आपसे पूछ रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे कि किस केस में ना कोरोजन होगा, आपको बताना है। तो फर्स्ट में टेस्ट ट्यूब यहाँ पे सील है, आयरन नेल है, और हमने ना कुछ ग्रान्यूल्स रखे, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो चाहे आप। ठीक है, एक तरफ हमने यहाँ पर फिर से टेस्ट ट्यूब लिए, आयरन लोहे की कील है, यहाँ पे पानी है, पर ऊपर हमने यहाँ पे एक ऑयल की ड्रॉप है, यहाँ पे ऑयल है। तो जिससे जो वाटर है ना, ये सिर्फ वाटर है विदाउट एयर, यहाँ एयर नहीं है। यहाँ पर आप ये सच है लिख लो, एनहाइड्रस सॉल्ट लिया हमने, कोई एनहाइड्रस सॉल्ट लिया। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है, ये जितना भी एटमॉस्फेयर में पानी होता है उसे सोख लेता है, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बंद है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अगेन अ टेस्ट ट्यूब, आयरन नेल एंड वाटर ओनली। यहाँ पे वाटर डाल दिया बस रैंडमली, कुछ ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अंतमा किस केस में सबसे जल्दी कोरोजन होगा या होगा? लास्ट वाले केस में, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो वहां पर H2O और जो खाली स्पेस है वहां पे ऑब्वियसली किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा? यहाँ पे एयर है, पर एयर वाटर में एंटर नहीं कर रही क्योंकि ऊपर हमने ऑयल की ड्रॉप। यहाँ पर एयर तो है पर वाटर नहीं, क्योंकि सारा पानी कौन एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है? एनहाइड्रस सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जो कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कौन होगा कोरोड? ये आपके पास एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन मैंने क्या क्या बताया, सुनो कैसे बचा सकते हो आप, ये बाद में नोट करके जाना है, पहले सुन लो सभी। आयरन की रस्टिंग से कैसे बचा सकते हो? पहला बच्चों, या तो आप लोग एक काम करो कि आप पेंट कर दो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट पेंट कर दो, या ग्रीस कर दो, वहां पे ग्रीसिंग करते हैं ना, साइकिल की चेन वगैरह भी ग्रीसिंग करते हैं। या फिर आप क्या करो, उस आयरन के ऑब्जेक्ट को जिंक में डिप कर दो, लिक्विड जिंक में, जिंक की लेयर आ जाएगी। जैसे मार्कर है, मैंने जिंक में डिप किया, जिंक की लेयर आ गई पूरी ऊपर, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन करना। ये करो। पुरानी बकेट या बाल्टियों में ऐसा होता था, पुरानी जो लोहे की बकेट होती थी ना, वो ग्रे कलर की होती थी क्योंकि वो जिंक की उस पे लेयर होती थी। अब हमारे साइकिल के हैंडल्स, उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर होती है। हमारे टिफिन बॉक्सेस पुराने जमाने के, उसमें अब तो स्टील के टिफिन है, पहले लोहे के टिफिन होते थे तो उसके ऊपर एक लेयर होती थी क्रोमियम की, निकल की लेयर होती थी या टिन की लेयर होती थी। तो आप आयरन को ऐसे मत छोड़ो नेक्ड, किसी दूसरे मेटल की लेयरिंग कर दो उसके ऊपर। नहीं तो आप आयरन में निकल और क्रोमियम मिक्स करके स्टील बना दो, उसका एलॉय बना दो। एलॉय क्या होता है, ये वर्ड अभी टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना है एलॉय का। क्या सीखा? पेंटिंग कर दो आयरन पे, या ग्रीसिंग कर दो, या ऑयलिंग कर दो, नहीं तो किसी मेटल के ऊपर से लेयरिंग कर दो। मेटल की कौन कौन सी लेयरिंग बताइए? जिंक की, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या टिन की, या क्रोमियम की। इससे क्या होगा? आयरन कवर हो गया, जैसे कि आयरन को कपड़े पहना दिए हमने, जब वो कवर हो गया उसकी बॉडी तो फिर वो रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, रेड बटन बनाए इसको।